अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट यानी कि पूरे के पूरे नेशन का डेवलपमेंट, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। एज we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different। हमने यहाँ पर क्या देखा अभी? हमने देखा कि यहाँ पर जो अलग अलग इंसान है उसके गोल अलग अलग होते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि डैम बने, कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है डैम बने, और कोई ऐसा है जो नहीं चाहता डैम बने। मान लो कोई इंडस्ट्रीज है, बिजनेसमैन है, वो क्या चाहेगा? डैम बन जाए। लेकिन कोई गांव का गरीब इंसान, मतलब जो आदिवासी का ग्रुप है, कोई मान लो जो नदी के किनारे रहता है, कोई ट्राइब है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनको तो खतरा हो जाएगा डैम से। डैम बनने के बाद क्या पता पानी जो है वो खतरा बढ़ जाए, उसका बहाव बढ़ जाए, उसकी वजह से उनका गांव ना डूब जाए। तो ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है उनको, तो ट्राइब तो हमेशा खिलाफ रहेंगे। जैसे ऊपर एक एग्जांपल था, सरदार जो डैम था, उस डैम के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करे थे, एक ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करे थे। तो जरूरी नहीं है कि हर जो डेवलपमेंट गोल है वो सबका सेम हो। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलप। हम आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं और आगे भी हम इस चीज को समझेंगे कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ऐसा डेवलपमेंट जो सबका फायदा करे, ऐसा डेवलपमेंट जो सबके लिए सेम हो। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या हो सकता है? most likely most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above question. In fact, you might yourself think of many different answer, not be too sure of any of this। देखो, अगर आप इसको क्लास वगैरह में डिस्कस, कोई टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है कि भाई आपके मायने में गोल क्या है, डेवलपमेंटल गोल क्या है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम होगा। कुछ बोलेंगे कि इंडिया को अपने डेमोक्रेसी पे ज़्यादा और सुधार करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया को अपने डिफेंस पे काम करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया को अपने फॉरेन सिस्टम में काम करना चाहिए, जो विदेशी यात्राएं वगैरह जो सब फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उस पर काम करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो, सबका आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। तो एक क्लास में आपको इतनी वैरायटी देखने के लिए मिलती है, तो देश में तो कितनी वैरायटी देखने के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट it is very important to keep in mind that क्या different person could have different as well as conflicting notion of a country development। हर एक इंसान का जो कंट्री को लेकर डेवलपमेंटल गोल है वो अलग अलग हो सकता है। हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, सबकी सोच यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करती है, यानी एक दूसरे को अपोज करती है, एक दूसरे के खिलाफ रहती है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और है। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। However, can all the ideas be considered equally important? ठीक है, तो जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी चीजें हैं जो डेवलपमेंट को लेकर सरकार को सोचनी चाहिए कि यार डेवलपमेंट कर रहे हैं कैसे करें और इसमें सबका भला हो और सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। मतलब ऐसी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जो ज्यादा लोगों को फायदा दे। मान लीजिए, देखो इतना बड़ा देश है, सबकी सोच तो अलग अलग होगी, तो सरकार तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घिर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यहाँ पर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ज्यादा मांग किसकी सही है, ज्यादा जो लोग हैं वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अपने गाँव का। मेरा गाँव था, और मेरे गांव में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में क्या हुआ करती थी? एक नदी हुआ करती थी। एक नदी थी मेरे गांव में, इधर से उधर जाने के लिए एक नदी थी, ठीक है। नदी में क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब इधर से अगर किसी को
इधर जाना है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट में जाना है, तो उनको क्या करना पड़ता था, नाव का सहारा लेना पड़ता था, बोट का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है। अब हुआ क्या कि काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी नाव में जाने में, नदी में जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसमें से देख, एक तो लेट पहुंचेंगे, नाव धीरे धीरे चलाते थे वो, उनसे वो मशीन वाली नाव तो थी नहीं, वो सिंपल हाथ से चलाने वाली नाव थी। बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाल कर लेकर आई। एक प्लान क्या था हमारे गांव में गवर्नमेंट का, कि इस नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा। इस नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, और ये पुल क्या करेगा, ये पुल इधर से लोगों को उस पार बहुत आसानी से पहुंचा देगा, बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो सिर्फ इन दोनों गांव का फायदा नहीं हुआ, इन दोनों गांव से होते हुए जो और गांवों का रास्ता जा रहा था उनको भी इजी पड़ गया इस पुल के, अब सरकार के प्लान से, कि अब तो बहुत इजी हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा, हमें बहुत आसानी होगी, हमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी नदी में, क्योंकि बड़ी चौड़ी नदी थी, नाव में बहुत डर लगता था कई लोगों को। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए लोग। लेकिन कौन लोग थे जो इस प्लान के खिलाफ थे सरकार के, वो थे जो यहाँ पर नाव चलाने वाले लोग थे, क्योंकि इनका कारोबार छिड़ गया, इनका कारोबार छिन गया। अब इनकी नाव में बैठ के इस पार से उस पार कौन जाएगा, इनकी नाव से इस पार से उस पार कौन जाएगा, सब जब पुल बन गया तो इनका जो धंधा था वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने क्या करा, सरकार के खिलाफ स्ट्राइक करी, प्रोटेस्ट करा। तो सरकार ने यहाँ पर क्या देखा, देखो डेवलपमेंट जब होता है तो सरकार ये देखेगी कि ज्यादा लोगों को फायदा किससे हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा ज्यादा किससे हो रहा है। तो ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, पुल बनाने से हो रहा था, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा था। अगर जो ये नाव चलाने वाले थे ये मुश्किल से 100-200 लोग थे, लेकिन पुल से तो लाखों हजारों लोगों को फायदा हो जा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, सरकार ने किसकी बात यहाँ पर सुनी, यहाँ पर सुनी जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा था, और वो था पुल। तो सरकार ने हमारे गांव में एक पुल बनाया। ठीक है। तो ये ऐसे समझ सकते हो, तो जहां पर गोल मिलते नहीं तो वहां पे सरकार किस तरीके से डेवलपमेंट करती है, जहां पर इक्वल गोल नहीं मिलते वहां पर सरकार देखती कि ज्यादा नंबर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो जो आइडिया है वो ज्यादा लोगों को फायदा देना चाहिए, तभी सरकार क्या करेगी, इसको फायदेमंद तरीके से उस किसी भी कानून को या किसी भी डेवलपमेंटल गोल को आगे बढ़ाएगी। ठीक है। ऐसे हम कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। फिर इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया। आपके राइट साइड में एक पिक्चर आपको दिख रही है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंटल गोल कैसा होना चाहिए सरकार का। ध्यान से देखो, इस पिक्चर में आपको एक बेसिकली एक बस्ती टाइप की भी दिखाई दे रही है, और एक बिल्डिंग टाइप की भी दिखाई दे रही है, जिसमें मतलब शहर जैसे मुंबई वाला सीन है, कि जिसमें मुंबई का सबसे बड़ा स्लम भी मुंबई में है, और वहाँ का सिविलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। मुंबई में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, जिसको हम धारावी नाम से जानते हैं। तो वो दोनों एक जगह पे, तो यहाँ ऐसी जगह में डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए सरकार का, कि दोनों को फायदा हो। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर सरकार को बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक कंपनी बनानी है तो इन बस्तियों को उड़ाना पड़ेगा। अरे बस्तियों को अगर उड़ाएंगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ। तो सरकार को बहुत सोच समझ के यहाँ पर फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ के यहाँ पर अपनी पॉलिसी को अप्लाई करना होता है, अपने रूल को इम्प्लीमेंट करना होता है। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, यहाँ पर इसमें आपको इसमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करो। ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो आपका है अब है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जो बेसिकली आपका डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स को या कंट्रीज को कंपेयर करते हो, कैसे आप बोल देते हो कि जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, ये मिडिल में चल रही है अभी, या ये अभी डेवलप होने वाली है। ठीक है। तो हम किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री कैसे बोलते हैं, किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप किस बेसिस पे बोलते हैं, उस चीज को हम समझेंगे कि कोई भी कंट्री विकसित है या कोई भी कंट्री विकसित हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे। यू माइट आस्क इफ डिफरेंट कैन you might ask if development can mean different thing, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped.
क्यों कुछ कंट्री को हम डेवलप बोल देते हैं और कुछ को हम क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप। इसका मुख्य रीजन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? When we compare different things, दे कुड हैव सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंस। जब हम बहुत सारी चीजों को हम ना कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें मिल सकती है और बहुत सारी चीजें नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया का यूज करते हैं। जैसे कि हम क्या यूज कर देंगे कि उस कंट्री में पढ़े लिखे कितने लोग हैं, उस कंट्री की हेल्थ कैसी है, उस कंट्री में हेल्थ कैसी है, उस कंट्री का टैलेंट कैसा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं हम, स्टूडेंट्स का रेशियो कैसा है, ग्रोथ कैसा है, उस कंट्री की इनकम कैसी है। बहुत सारी चीज को देखा जाता है इस चीज में कि कोई भी कंट्री डेवलप है कि नहीं है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। हम बेसिकली अगर किसी छोटे इलाके की बात कर रहे हैं कंपेयर करने की, मान लो आप अपने स्कूल में किसी दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हो या कोई टीचर दो बच्चों को कंपेयर कर रहा है, तो छोटी मोटी चीजें देखेगा। वो देखेगा कि इसका आईक्यू, अगर स्कूल में देखा जा रहा है तो आईक्यू लेवल कैसा है, इसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये आंसर कैसे देता है, आंसर कैसे लिखता है, इस पर टैलेंट कितना है। तो ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें देखी जाती है। इंडिविजुअली अगर स्कूल की भी मैं बात ना करूँ, किसी नॉर्मल जगह में भी देखूँ, किसी दो इंसान को खड़ा कर दिया और दो इंसानों के बीच में पूछा जा रहा है कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है, ज्यादा पर्सनैलिटी किसकी एनहेंस लग रही है, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसको, बहुत सारी चीज़ों को देख के आप ये तय कर दोगे कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बहुत सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पर कंट्रीज की बात होती है वहां पर क्या होता है? ठीक है, कंट्री के मायने में डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, ये तो छोटे, ये तो आप अपने आपस की लेवल में हो गया, इसको हम प्रॉपर कोई डेवलपमेंटल वो नहीं बोल सकते किसी नेशन का। ये तो आपस की बातचीत होगी दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में। लेकिन कंट्री जिसमें पूरे लोगों को देखा जाता है, पूरी जन समाज को देखा जाता है, वहां पर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, their income is considered to be one of the most important attributes। किसी भी कंट्री को कंपेयर अगर करना है कि भाई ये वाली डेवलप है कि ये वाली डेवलप है, तो वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को देखा जाता है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज है इनकम। इनकम को देखा जाता है। ठीक है, कि उस कंट्री में कितना पैसा लोगों द्वारा कमाया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को देखा जाता है। देखा जाता है कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होती है वो बाकी दूसरी कंट्री से ज्यादा डेवलप होती है। जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होती है वो ज्यादा डेवलप होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मोर इनकम तो मोर डेवलप देन द अदर लेस इनकम। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बींग नीड। ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई उस कंट्री की इनकम ज्यादा है तो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगा? देखो सीधी सी बात है, जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, वहां के लोगों पे पैसा ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां के लोगों की सुविधाएं भी तो अच्छी होंगी। वहां के लोग भूखे नहीं होंगे। पहली चीज, जब वहां के लोगों पे पैसा है तो भूखे क्यों होंगे? वहां के लोगों पे सारे संसाधन होंगे। जब पैसा है तो सारे संसाधन होंगे, जैसे कि गाड़ी भी होगी इधर से उधर जाने के लिए, बस को देने के लिए, ट्रेन को देने के लिए पैसा होगा। ठीक है, सारे के सारे संसाधन होंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर उस कंट्री में, जिससे डेवलपमेंट को देखा जा सकता है, डेवलपमेंट के बारे में हम समझ सकते हैं कि पैसे से भी डेवलपमेंट को कैटेगराइज करा जा सकता है। क्यों करा जा सकता है, फिर से समझ लो। इनकम ज्यादा होगी तो वो सारी की सारी सुविधाएं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे होंगे, वो अपने बच्चों को इधर से उधर लेकर जा पा रहे होंगे, घुमा पा रहे होंगे, खाना खिला पा रहे होंगे, अच्छा खाना खिला पा रहे होंगे, कॉलेजेस भेज पा रहे होंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे होंगे। तो सारी की सारी चीजें हम समझ सकते हैं कि पैसे से भी हम डेवलपमेंट मान लेते हैं कंट्री का। ठीक है, whatever people whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। So greater income itself is considered to be one important goal। साथ ही साथ हर किसी का जो गोल है वो यही तो है कि उसका जो इनकम है वो बढ़ जाए। घर में अगर किसी द्वारा 50,000 रुपए महीने की आते हैं तो फैमिली मेंबर भी यही चाहेंगे कि इस 50,000 को कैसे 60,000 करा जाए, कैसे 70,000 करा जाए, पैसे को बढ़ाया जाए। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? अब हम कंट्री की इनकम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर हमने बात करी, प्रॉपर अभी हम इसको हॉट डिटेल में समझेंगे कि क्या सिर्फ इनकम से ही कंट्री का डेवलपमेंट हम तय कर सकते हैं? क्या इनकम के ही बेसिस पे कंट्री को हम डेवलप घोषित कर सकते हैं या नहीं? तो इसको हम समझते हैं। नाउ व्हाट इज इनकम ऑफ अ कंट्री? कंट्री की इनकम
से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बेसिकली कंट्री की इनकम को हम कैसे समझते हैं कि कंट्री की इनकम क्या होगी, कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनकी इनकम। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि कंट्री की इनकम कैसे निकालेंगे कि उस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की इनकम को देखा जाएगा तो वो उस कंट्री की इनकम होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक कंट्री है, इस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, इस कंट्री में 5 लोग रहते हैं। इस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, और सब 10-10 रुपए कमाते हैं। सब कितने रुपए कमाते हैं, 10-10 रुपए कमाते हैं। तो कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 50। कितनी हो जाएगी, 50। तो एक कंट्री की टोटल इनकम मानी जाएगी। तो इस तरीके से कंट्री की टोटल इनकम को निकाला जाता है और उस बेसिस पे भी कंट्री की टोटल इनकम हम समझ लेते हैं। However, for the comparison between countries, total income is not such an useful measure. लेकिन अगर हम ध्यान से समझे तो हम सिर्फ दो कंट्री के बेसिस पे मनी मनी को कंपैरिजन करके, सिर्फ पैसों को कंपैरिजन करके ये नहीं बोल सकते कि ये कंट्री डेवलप है, ये कंट्री डेवलप नहीं है। समझते हैं इसको। सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, देखो हमें पता है अलग अलग कंट्री की क्या है, पॉपुलेशन अलग अलग है। अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए क्या हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो दो कंट्रीज हैं। ठीक है, एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है। ठीक है, इस कंट्री में और इस कंट्री में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं या देख रहे हैं इन दोनों कंट्री में टोटल इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट का पता कैसे लगाएं। अब मान लो इस कंट्री में भी सबकी टोटल इनकम जो है वो 10-10 रुपए ही है। इस कंट्री में सबकी टोटल इनकम 10-10 रुपए है हर एक इंसान की। इस कंट्री में भी वही है 10-10 रुपए। ठीक है, लेकिन इस कंट्री की जो ये बी वाली है, इस बी वाली में मान लो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो हम ग्राफ निकालेंगे वो अलग हो जाएगा। मतलब हम पॉपुलेशन को भी देखेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एक कंट्री में पैसा ज़्यादा है, हम ये भी तो देखेंगे उस कंट्री में लोग भी ज़्यादा हैं। तो सिर्फ हम पैसों के बेसिस पे ही क्या नहीं कर सकते, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कंट्री डेवलप है, ये कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी एक फैक्टर आ जाता है बीच में। Are people in one country better off than other in the different country? Hence we compare the average income, which is total income of the country divided by its total population. तो इससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि कंट्री में फिर एवरेज इनकम को देखा जाता है। टोटल इनकम तो गड़बड़ जाएगी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, किसी की अलग है, तो पॉपुलेशन की वजह से गड़बड़ जाएगी टोटल इनकम देखने में, डेवलपमेंट को डिटरमाइन करना। तो हम क्या देखते हैं, एवरेज इनकम देखते हैं कि उस कंट्री का पर्टिकुलर एवरेज इनकम कितनी है। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल टेक्निक है एवरेज इनकम निकालने के लिए। और इस एवरेज इनकम को हम क्या बोल देते हैं, पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटा इनकम, इस एवरेज इनकम को हम बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ नीचे पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका। दो कंट्री है, एक है कंट्री ए और एक है कंट्री बी। ठीक है, हम एवरेज इनकम निकालते हैं कंट्री ए का। कैसे निकालेंगे, मान लो कंट्री ए जो है उसमें 5 लोग रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं कंट्री ए में। ठीक है, यहाँ पे जो पहला वाला इंसान है वो 9,500 कमा रहा है, दूसरा वाला भी 10,500 कमा रहा है, फिर 9,800, 10,000, फिर 10,200। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं कंट्री के अंदर के 5 लोग इंडिविजुअली। तो हमें पूरी कंट्री की जो एवरेज इनकम निकालनी है, या हम बोल सकते हैं इनकम पर कैपिटा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया टोटल जो इनकम होगी उसको क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करा देंगे, तब जाके एवरेज इनकम निकल जाती है। तो हम एवरेज इनकम को देखते हैं। टोटल इनकम को क्यों नहीं देखते, क्योंकि टोटल इनकम में पॉपुलेशन की वजह से टोटल इनकम गलत साबित हो जाती है डेवलपमेंट को देखते हुए। मतलब हम टोटल इनकम से डेवलपमेंट नहीं बता सकते, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं। तो एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं उसको हम समझ रहे हैं। क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, सारी की सारी कंट्री में जितने भी लोग कमा रहे हैं उनका टोटल कर देंगे। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 50,000। 1 2 और 3, ये क्या हो गया, 50,000 टोटल। और टोटल पॉपुलेशन से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5 लोग कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। 1 2 3, यानी कि कंट्री की जो एवरेज इनकम है या पर कैपिटल इनकम है वो कितनी है? 10,000 रुपए। तो ऐसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। टोटल इनकम को क्या करना है? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना, तो बहुत सिंपल है। तो टोटल, पहले एक चीज फिर से सुन लो मेरी बात, टोटल इनकम डेवलपमेंट में क्यों नहीं देखी जाती है? क्योंकि टोटल इनकम में पॉपुलेशन गड़बड़ कर देती है, किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी की कम है। और फिर दूसरी चीज, तो फिर क्या देखते हैं? तो देखते हैं एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? ये मैंने बता दिया, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर कैपिटल इनकम निकाल देते हैं, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स मतलब कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो दुनिया के डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि भाई ये कंट्री इतना डेवलप हो गया, ये इतना डेवलप हो गया, ये हो रही है, ये नहीं हो रही है। अलग अलग मतलब साइट्स होती हैं, अलग अलग मैगजीन्स होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग यूनियंस होते हैं जो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड किस तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। बल्कि अगर मैं बात करूँ, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसको पूरी दुनिया मानती है, उस वो किस चीज़ का यूज़ करता है? वो भी क्या करता है? पर कैपिटल इनकम को यूज़ करता है। वो भी क्या करता है? पर कैपिटल इनकम को यूज़ करता है किसी भी कंट्री को ये बताने में कि ये कंट्री डेवलप है कि नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब है, वो हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो कंट्री जिसकी पर कैपिटल इनकम जो है, वो अगर यूएस डॉलर 1 to 6, countries with per capita income of US dollar 1 to 616 per annum and above in 2012 are called rich countries। ये 2012 में इन्होंने निकाला था। इन्होंने बोला था वो कंट्री, जिस कंट्री की जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी यूएस डॉलर है, वो कितनी है? 12,616। 12,616 यूएस डॉलर अगर है, ठीक है, तो वो कंट्री क्या मानी जाएगी? वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। या इससे ज्यादा होगी तो वो भी, मतलब डेवलप कहने का मतलब रिच कंट्री मानी जाएगी, अमीरों की कंट्री मानी जाएगी, जिसकी कितनी है? 12,616 यूएस डॉलर पर कैपिटल इनकम, या बोल सकते हैं एवरेज इनकम उस कंट्री की। ये 2012 की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने बताया। या इससे ज़्यादा भी होगी तो वो भी रिच कंट्रीज में आती है। ठीक है। वहीं वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, जिनकी पर कैपिटल इनकम 1035 यूएस डॉलर है या उससे कम, वो कंट्रीज किस में आएंगी? लो इनकम कंट्री, यानी गरीब देशों में। जैसे अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्री आती है, मेडागास्कर अब थोड़ा सुधर रहा है, सोमाली लैंड हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब की हालत ऐसी है। ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्री हैं, एशिया में बहुत कंट्री हैं, ठीक है, जिनकी पर कैपिटल इनकम इतनी है और इससे भी कम है। अब बात आती है कि भाई भारत कहाँ आता है। जब बुक पढ़ रहे हैं तो भारत देश को भी जान लेते हैं कि भारत देश की स्थिति कैसी है, हमारे इंडिया की। तो हमारे इंडिया की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है फिलहाल। ठीक है। हमारे इंडिया की स्थिति जो है वो बेसिकली आती है लो मिडिल इनकम में, इन दोनों के बीच में आती है। कितनी है हमारे इंडिया की 2012 के रेशियो के हिसाब से? यूएस डॉलर 1530 पर एनम। 1530। अब इस 1530 को अगर ध्यान से देखो तो ये सीधी सीधी बात है, इससे कम है, 12,616 से कम है। इससे कम है ना 12,616 से, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा है, 1,035 से ज़्यादा है। तो इसको कहाँ रखते हैं हम? इसे हम रखते हैं बीच में, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में रखते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो इसमें आती हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। Rich countries excluding countries Middle East and certain other small countries are generally called a developed country। तो जितनी भी रिच कंट्रीज होती हैं, सीधी सी बात है, इनको हम क्या बोलते हैं? डेवलप कंट्री। भाई कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, कंट्री अमीर है, तो सीधी सी बात है डेवलपमेंट करेगी। जैसे कि कुवैत है, या गल्फ कंट्री, जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, इन खाड़ी के देशों में क्या है, ये जितनी भी गल्फ कंट्री है इन पे तेल बहुत ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट वाले, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट वाले जितने भी हैं, ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्री है, बहुत सारी स्मॉल कंट्री है। इन कंट्री में देखो, स्मॉल कंट्री का भी ये फायदा होता है ना कि स्मॉल कंट्री में लोग कम है तो पर कैपिटल इनकम ज्यादा निकल कर आती है। इसलिए अगर कंट्री में पैसा कम है लेकिन लोग भी बहुत कम है तो कंट्री भी कहीं ना कहीं रिच बन जाती है। ठीक है। अगर मान लो एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, ठीक है, और वहाँ की पर कैपिटल इनकम लगभग लगभग बहुत ज्यादा कम है, मान लो
10,000 है, 10,000 में कंट्री गरीब घोषित हो जा रही है। लेकिन एक दूसरी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन वाली है, 2 करोड़ पॉपुलेशन वाली है, और उनकी पर कैपिटल सॉरी उनकी टोटल इनकम 10,000 आ रही है, उनकी टोटल इनकम 10,000 आ रही है। और एक दूसरी कंट्री है जिसकी टोटल इनकम भी 10,000 आ रही है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिच कंट्री किसको माना जाएगा, डेवलप कंट्री किसको बोला जाएगा, जिसकी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली जब उसका एवरेज इनकम निकालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री मतलब ये दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, जितनी भी ये खाड़ी वाले देशों के पास, इन पे तेल अंधाधुंध तेल है, मतलब इतना तेल है कि तुम सोच नहीं सकते। तेल की बौछार है इन कंट्रीज के पास में। कुवैत पे तो इतना पैसा है कि वहाँ के लोग मजदूरी करना जानते ही नहीं है। कुवैत क्या करता है, इंडिया या नेपाल, पाकिस्तान ऐसे देशों से मजदूर बुलाता है, क्योंकि कुवैत के लोग मजदूरी करना नहीं जानते। क्यों करेंगे, उन पे इतना पैसा है। कुवैत की सरकार अपने लोगों पे इतना पैसा लगाती है, मतलब इतना पैसा तुम सोच नहीं सकते हो। इतना पैसा खर्च करती है अपनी जनता पे, इतना पैसा कि वहाँ के लोगों ने गरीबी देखी नहीं है, इतना पैसा है। ठीक है, तो वो कुवैत की जनता किसमें के, अब पैसा बहुत ज़्यादा, तो सीधी सी बात है वो अपने देश पे भी पैसा लगाएगी तो देश अपना आप डेवलप हो जाएगा। हेल्थ सिस्टम पे, डिफेंस सिस्टम में, हर जगह पैसा लगाएगी तो अपना आप क्या हो जाएगा, देश क्या हो जाएगा उनका, डेवलप हो जाएगा। एवरेज इनकम को थोड़ा और देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर पूरी दुनिया एवरेज इनकम को मानती है सही, वर्ल्ड बैंक तक भी एवरेज इनकम से किसी भी कंट्री को घोषित कर रहा है कि ये कंट्री अच्छी है, ये कंट्री बेकार है। वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, ये डिसाइड एवरेज इनकम के बेसिस पे कर रहा है कि कौन सी कंट्री अमीर है और कौन सी कंट्री गरीब है। ठीक है, लेकिन हर चीज हमेशा सही नहीं होती। अगर मैं बात करूं एवरेज इनकम की, तो ये बहुत अच्छा है, कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कंपैरिजन करने में कंट्रीज के बीच में। लेकिन एक यह सच भी है कि ये हाइड करता है डिस्पैरिटीज को। ये डिस्पैरिटीज को भी हाइड करता है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब भी कंट्री की बहुत सारी कमियों को छुपाता है। ये जो एवरेज इनकम तरीका होता है कंट्री को जांचने का, ये कंट्री की बहुत सारी कमियों को क्या करता है, छुपाता है। तो इसको हम समझते हैं, कैसे छुपाता है इसको हम समझते हैं। देखो, वहीं पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। दो कंट्री का एग्जांपल दे रखे हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे एवरेज इनकम निकालने का तरीका बताया था। ये दो कंट्रीज दे रखी हैं, देखो ध्यान से। पहली जो कंट्री है, पहली जो कंट्री है, इसका टोटल निकल कर आया था 50,000। कितना टोटल निकल कर आया था, 50,000। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। टोटल कितना निकल कर आया है, 50,000, पहली वाली कंट्री जो थी। ठीक है, ए वाली जो थी उसका टोटल कितना निकल कर आया, 50,000। 50,000 निकल कर आया, बिल्कुल निकल कर आया। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है कंट्री बी, उसका टोटल करो, तो उसका टोटल भी कितना आ रहा है निकल कर, उसका टोटल भी निकल कर कितना आ रहा है, 50,000। उसका टोटल भी कितना आ रहा है, 50,000 ही आ रहा है। कंट्री ए का भी टोटल 50,000 आ रहा है और कंट्री बी का भी टोटल 50,000 आ रहा है। चलो अब इनकी एवरेज इनकम निकाल देते हैं। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 दोनों का। ठीक है, दोनों कंट्री का एवरेज इनकम 10,000 आ जाएगा। पर ध्यान से देखो, क्या दोनों कंट्री सेम है, क्या ये दोनों कंट्री सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे इस कंट्री में जो पहला इंसान है, ये वाला इंसान है, ये कमा रहा है 9,500 रुपए। दूसरा इंसान कमा रहा है 10.5, तीसरा कमा रहा है 9,800, चौथा कमा रहा है 10,000 और पांचों कमा रहा है 10,200। वही कंट्री, दूसरी कंट्री की मैं बात करूं, तो दूसरी कंट्री में पहला इंसान 500 रुपए कमा रहा है, दूसरा 500 कमा रहा है, तीसरा 500 कमा रहा है, चौथा 500 कमा रहा है और पांचवा वाला अकेले 48,000 कमा रहा है। तो कंट्री की कमी छुप रही है कि नहीं छुप रही है, कंट्री की कमी ऐसे छुप रही है कि कंट्री पे पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा कोई एक इंसान ही दबा कर बैठा हुआ है, जैसा भारत में है। कंट्री के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा सारा का सारा एक इकलौता इंसान दबा के छुपा कर बैठा हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक को ये डिटेल तो पता चल नहीं पाएगी। वर्ल्ड बैंक तो क्या कर रही है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे रही है। लेकिन अगर कंट्री के अंदर के लोगों से पूछो, या आप लोगों से मैं अगर पूछता हूँ, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे, कंट्री ए में जाना चाहोगे या कंट्री बी में? देखो कंट्री ए में जाओगे तो आपको 9,500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी क्या है,
मिनिमम इनकम है। देखो ना, 9,500 तो एक बंदे के पास है ही है, और बाकी जो अमीर है उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब बेसिकली ये बोल सकते हो कि सभी लोगों पे इक्वली पैसा बटा हुआ है कंट्री का। और कंट्री बी में एक करीब हो रखा है, कोई श्योरिटी नहीं है। और या तो कंट्री में जाओगे अगर, तो या तो गरीब रहोगे या तो अमीर रहोगे। कंट्री बी में या तो गरीब रहोगे तो अमीर रहोगे, तो श्योरिटी नहीं है कुछ भी। लेकिन कंट्री ए में ये श्योरिटी है कि आप 9,500 इनकम तो कमा ही लोगे, मतलब आप एक अच्छी सिचुएशन में तो रहोगे ही रहोगे। तो कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे? उस कंट्री में जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, या दूसरी कंट्री जिसमें श्योरिटी है? तो आप पहली कंट्री में जाना चाहोगे। तो आपकी नज़र में कौन ज़्यादा डेवलप है? वर्ल्ड बैंक की नज़र में तो दोनों डेवलप है, दोनों की एवरेज इनकम 10,000 निकल कर आ रही है। लेकिन आपकी नज़र में कौन डेवलप है? भाई मेरी नज़र में तो कंट्री ए डेवलप है। आपकी नज़र में भी जो भी डेवलप होगा वो आपको पता होगा, ठीक है? पर मेरी नज़र में तो कंट्री ए ज़्यादा डेवलप है। लेकिन वर्ल्ड बैंक अगर रेशियो निकालेगी एवरेज इनकम के हिसाब से, तो उनके हिसाब से तो पहली कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी। तो ये भी एक ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालता है, और ये भी बेसिकली एक डिसएडवांटेज है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि कंपैरिजन करने में इजी होता है, और डिसएडवांटेज क्या है? ये कंट्री की कमियों को हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है? तो इसमें यही आंसर लिखना है तुम्हें डिसएडवांटेज में, ठीक है? साथ ही साथ एक लाइन लिख देना, ये वाली लाइन, ये आंसर आ जाता है, ये वाली लाइन भी रट लेना। Hence, while average income is useful for comparison, average income comparison करने के लिए सही है, it does not tell us how this income is distributed among people। ये इसका डिसएडवांटेज है, याद रखना। hence से लेकर people तक क्या याद रखना है? इस व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज इनकम, एवरेज इनकम पर कैपिटल जब हम देखते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है? उसकी डिसएडवांटेज यह है कि वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। वो कंट्री का पैसा तो बता देगी एवरेज इनकम कितनी है पॉपुलेशन के हिसाब से, पर ये नहीं बता पाता कि कंट्री का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, किसके हिस्से में कितना पैसा है, ये नहीं बता पाता। तो इसको भी हम एक तरकीब से इसका डिसएडवांटेज मानते हैं। और भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कौन सी कंट्री अमीर है और कौन सी कंट्री गरीब है। कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विद रिच एंड पुअर, अलग अलग टाइप की कंट्री है। कम कंट्री जिसमें जिसमें अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं है, और कंट्री जिसमें अमीर भी है और गरीब भी है, ठीक है? देख रहे हो अभी जो ऊपर की दो कंट्री है, जो कंट्री ए थी वो कंट्री को क्या बोल सकते हो? नो रिच एंड नो पुअर। कोई ज्यादा भी रिच नहीं है और कोई ज्यादा भी गरीब नहीं है। रिच किसको बोलेंगे? अगर मान लो एक घर में दो भाई बहन है, एक भाई एक बहन है, और दोनों के पास में 500 रुपए हैं, तो कौन ज्यादा रिच है? दोनों ज्यादा रिच, मतलब कोई ज्यादा रिच भी नहीं है, दोनों एवरेज है। कोई रिच भी नहीं है और कोई पुअर भी नहीं है, दोनों पे पैसा है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक घर की जहाँ पे एक भाई और बहन है, और एक भाई के पास में 20 रुपए हैं और बहन के पास में 500 रुपए हैं, तो बहन को रिच माना जाए। रिच मतलब कि कॉमन घर के एग्जाम्पल के तौर से, कंट्री में भी इसको हम लागू कर सकते हैं, ठीक है? तो जब रिच किसको बोलते हैं? जिस पे बाकियों से ज्यादा पैसा हो। जिस पे ज्यादा पैसा हो उसको रिच नहीं बोलते, याद रखना। जिस पे ज्यादा पैसा होता है उसको रिच नहीं बोलते, जिस पे बाकियों से ज्यादा पैसा होता है उसको रिच बोलते हैं। अगर इंडिया है, इंडिया में सबके पास 1-1 करोड़ रुपए हैं, तो फिर तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं ना, सब अमीर ही रहेंगे। सब अमीर ही नहीं, मतलब सब सही रहेंगे, अमीर नहीं बोलेंगे किसी को भी। लेकिन अगर एक इंसान पे 5 करोड़ आ गए, सब पे 1-1 करोड़ है, एक पे 5 करोड़ आ गए, तो अब क्या बोला जाएगा? उसको अमीर बोला जाएगा, उसको रिच बोला जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ऐसी कंट्री में रहना चाहूँगा भाई जहाँ पर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके पास अच्छा हेल्थ सिस्टम है, सबके पास अच्छा एजुकेशन है, सब अपने बच्चों को अच्छा खाना-पीना खिला सकते हैं, अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं ऐसी कंट्री में बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगा जहाँ पर अमीरों के साथ अच्छा बिहेवियर होता हो और गरीबों के साथ बुरा बिहेवियर होता हो। ऐसी कंट्री में मैं बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूँगा, जैसे कि ऊपर हमने कंट्री बी को देखा, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें से। इन क्वेश्चंस को मैं अलग से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है? बाकी और भी कहीं कटारी क्राइटेरिया से हम क्या देखते हैं? इनकम को देखते हैं, बहुत अलग अलग सोर्स से हम देखते हैं कि कोई भी जगह या स्टेट या कंट्री डेवलप है कि नहीं है। जैसे कि व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as a security, respect for others। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जरूरी नहीं कि सबका जो गोल है वो इनकम से ही रिलेटेड हो, सब इनकम को ही डेवलपमेंट मानते हो। कई लोगों का ये भी मानना है कि मान लो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक लड़का है उसकी जॉब लगी है,
उसकी जॉब जब लगी तो क्या हुआ, वो जॉब करने के लिए गया तो वहां पर वो पैसे तो देखेगा देखेगा, लेकिन पैसे से ज्यादा क्या पता उसको और चीजें देखना ज्यादा लाजमी लगता हो, जैसे कि वहां के आसपास का माहौल कैसा है, वहां के लोग बातचीत करने में कैसे हैं, वहां की कलीग कैसे हैं, कलीग मतलब जो साथ में काम करने वाले होते हैं, वहां का बॉस कैसा है, वहां की कंपनी में रूम फैसिलिटी कैसी है, खाना कैसा है, इन सब चीजों को भी देखेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई प्रॉपर इनकम को ही देखता हो, ठीक है। मुझे आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी सिक्योरिटी है कि नहीं है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ मुझे सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इन सब चीज़ों को भी वो देखता है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। वहीं अगर पूरे नेशन की बात करें तो इन सब चीज़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हर चीज़ को देखा जाता है। जरूरी नहीं कि नेशन में सब लोगों की पैसों की मांग हो, लोगों की और भी कुछ इंपॉर्टेंस फैसिलिटी की भी मांग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल यहाँ पे टेबल 1.1 को हम देखते हैं, ठीक है। टेबल 1.1 हमें क्या समझाता है उसको हम समझते हैं। जो ये वाला टेबल है आपका, देखो इस टेबल में पर कैपिटल इनकम दे रखी है 2012 और 13 की रुपीज में। महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, तीन स्टेट्स की, जो कि इंडिया के स्टेट्स हैं, तीनों की पर कैपिटल इनकम बता रखी है। महाराष्ट्र, इसकी जो पर कैपिटल इनकम दिखाई इन्होंने दिखा रखी है 1,07,670 रुपये, 1,07,670 रुपीज, ये रुपीज में है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, केरला की 88,527 और बिहार की है 28,774। तो क्या इस बेसिस पे इनको हम क्या कर दें, ये बोल दें कि भाई महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, केरला मिडिल में है और बिहार तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है। तो हम क्या इस बेसिस पे बोल दें, या हम कुछ और चीज़ें भी देखें? तो इसको हम समझते हैं। ये 2013-14 का सर्वे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझते हैं, देखो सीधा इस वाले चार्ट में आओ। देखो इसको हम कैसे समझते हैं, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन द महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, और भी कुछ कंपैरेटिव डेटा को हम देखेंगे। जैसे कि पहली चीज देखी जा रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखा जाएगा। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे। कभी भी इन्फेंट वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है बच्चे, छोटे बच्चे। इन्फेंट मतलब एकदम शिशु, मतलब 1-2 साल से छोटे बच्चे, उनको छोटे बच्चे इन्फेंट बोल देते हैं। मोर्टेलिटी यानी कि मर जाना रेट पर 1000 लाइव बर्थ। देखो एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो महाराष्ट्र, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं महाराष्ट्र में एक साल में, तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो, इसको हम यहाँ से समझेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल से पहले मर गए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल से पहले मर गए, तो इसको हम डेफिनेशन के बेसिस पे भी समझ लेते हैं। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that a particular year, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी यहाँ पे 100 बच्चों को देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि कितने बच्चे पर 100, उसमें देखा, सॉरी पर 1000 बच्चों में ही देखा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि इस स्टेट में 1000 में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से कितने बच्चे हैं जो एक साल से छोटे हैं और वो एक साल के अंदर ही मर गए। एक साल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर गए और जो एक साल से छोटे थे। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं इस रेशियो को, ठीक है, जो कि 2013-14 का ये इकोनॉमिक सर्वे है। तो 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं एक साल से पहले ही। केरला में 12 बच्चे होते हैं जो एक साल से पहले ही मर जाते हैं, और बिहार में 43 बच्चे होते हैं जो एक साल से पहले ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसका ग्राफ ज्यादा अच्छा है, केरला का। केरला में 12 बच्चे मर रहे हैं, क्या पता वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी हो। महाराष्ट्र में इनकम अच्छी थी, पर कैपिटल इनकम अच्छी थी, तो क्या उसी के बेसिस पे उसको हम डेवलपमेंट घोषित कर दें, या डेवलप घोषित कर दें कि वो ज्यादा डेवलप है? नहीं, हम और क्राइटेरिया को भी देखेंगे, और चीजों को भी देखेंगे। जैसे कि एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है साफ साफ कि जो केरला है वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी जरूर कुछ अच्छा है। 12 ही बच्चे मर रहे हैं, 12 ही बच्चे मर रहे हैं पर 1000 लाइव बर्थ में, 12 ही बच्चे मर रहे हैं, और इसमें वही बच्चे देखेंगे जो एक साल से पहले मरे हैं, ठीक है। वहीं बिहार में देखो तो बहुत बुरी हालत है, 43 बच्चे, और महाराष्ट्र में 25। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट।
अब लिटरेसी रेट देख के कंपेयर करते हैं तीनों देशों को, देखो इसमें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो केरला का काफी अच्छा सीन है। तो लिटरेटी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट, ये तो आपको पता है लिटरेसी रेट कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जो 7 साल की एज वाले जो लोग हैं उनसे ऊपर में देखा जाता है, मतलब 7 साल के नीचे के लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता। उनकी पॉपुलेशन में जो 7 साल के ऊपर के लोग होते हैं उनको देखा जाता है। तो 7 साल के ऊपर के कितने पढ़े लिखे लोग हैं इन तीनों स्टेट्स में, ठीक है। 7 साल के ऊपर के बच्चों को देखा जाएगा, 7 साल के ऊपर के बच्चे मतलब ऊपर के तो सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबको देखा जाएगा, और 7 साल से ऊपर होने चाहिए। 7 साल के छोटों छोटों को इस सर्वे में इंक्लूड नहीं करा जाता। तो अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो 7 साल से ऊपर के अगर लोगों को देखा जाए वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट महाराष्ट्र में कितना है? 82 है। महाराष्ट्र में कितना है? 82 है। ठीक है, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 82% लोग पढ़े लिखे हैं, पर वो टोटल पॉपुलेशन में 7 साल के नीचे के बच्चे नहीं लिए होंगे। तो टोटल पॉपुलेशन अबाउट 7 ईयर एज ग्रुप, तो उसमें 82% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं केरला की अगर मैं बात करूं, केरला की अगर बात करूं तो 94 94% इनका लिटरेसी रेट है। सोच रहे हो, महाराष्ट्र से तो ज्यादा है, और बिहार की तो स्थिति खराब है, 62 में अटका हुआ है। बिहार की स्थिति तो खराब चल रही है, बिहार में 62% ही लोग ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम तीसरी चीज को देखें, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेट एज 14 एंड 15 ईयर्स 2019-10। तो तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, इसमें हम इसको हम समझते हैं, ये क्या होता है? is the total number of children of age group 14 and 15 year attending school as percentage of total number of children in the same age group। देखा जाता है किसी भी स्टेट में, ये देखा जाता है कि 14-15 साल के बच्चे कितने हैं। अब देखा जाता है उन 14-15 साल के बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं, 14-15 साल का एज ग्रुप लिया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कितने बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं। तो ग्राफ में आते हैं वापस। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो 14-15 साल के बच्चे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उसमें से 64 ही बच्चे 64 ही बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं। केरला में फिर से इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है 78, और बिहार में तो अभी सुधार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार में देखिए 35% ही बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बिहार में अभी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पर ये रेशियो 2013-14 का है, क्या पता जो नया रेशियो हो, कि बुक पुरानी है एनसीईआरटी, क्या पता नया रेशियो के हिसाब से बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ गया हो। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ रिसेंट ईयर में जो बिहार से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा है, अच्छे अच्छे टॉपर निकले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूकेपीसीएस हो, जो बिहार के स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, या कोई भी वहाँ के समूह वाले एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बिहार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये रेशियो पुराना भी है, लेकिन केरला, अभी हम इस रेशियो के हिसाब से पढ़ रहे हैं, केरला तीनों एस्पेक्ट में आगे है, चाहे वो मुंबई हो चाहे बिहार हो। तो अब मुझे बताओ आप किसको देखोगे? आप क्या इसको देखोगे, इस चार्ट को देखोगे? इस चार्ट में मुंबई में पर कैपिटल इनकम 1,07,610 है, केरला की 88,527 है, और बिहार की तो क्या बात करनी, बिहार में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, 28,774 में अटका हुआ है बिहार, ठीक है। तो किसको देखोगे? हर चीज को देखना पड़ता है, डेवलपमेंट के लिए हर चीज को देखना पड़ता है, इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, एक सिंपल सी, पंजाब में लोगों पे कितना पैसा है, पंजाब के स्टेट में पैसा बहुत ज्यादा है लोगों पे, खेतों से अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बाहर देश में काम करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा युवा, बहुत पैसा आता है पंजाब में। लेकिन पंजाब का लिटरेसी रेट कम है, किसके कंपैरिजन में? केरला के कंपैरिजन में। बल्कि केरला में जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत कम है, वहाँ के लोगों पे पैसा कम है, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज्यादा है। तो मैं तो पढ़ाई को, एजुकेशन को भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा मानूंगा, ठीक है। तो आप सब भी शायद यही करेंगे और डेवलपमेंट इन सबको अपना हिस्सा मानेंगे। तो इन्हीं सब चीज को आगे कंपेयर करेंगे, जो मैंने चार्ट में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसी को हम प्रॉपर यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, आज के टॉपिक में इतना ही हम खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।